हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास के अंदर, आज की इस सेशन के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस वीडियो के अंदर आपने जैसा कि देखा कि थंबनेल के अकॉर्डिंग आपने देखा कि इसमें हम जो बात करेंगे वो किस बारे में बात करेंगे बच्चों, कि पेपर को कैसे सॉल्व करें। जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो आपके अंदर क्या चलता रहता है, कौन से क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस को हमें छोड़ना है, उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रह पाए। ठीक है बच्चों, अगर कोई बच्चा एम्स सीआरई के एग्जाम देने वाला है तो प्लीज इस वीडियो को देख के जाए, ताकि आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल यहाँ से जरूर मिले। ठीक है, आप कुछ ना कुछ अपना अच्छा, अपना जो 100% है वो आप देके आए। ठीक है, काफी बच्चे बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, उनकी वजह से वो पीछे जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, सिलेक्शन से पीछे रह जाते हैं, अपने क्वालिफाई भी नहीं हो पाते हैं कुछ मिस्टेक्स की वजह से। ठीक है, तो वही मिस्टेक्स के बारे में मैं आपको बात करूंगा और उसी के बारे में मैं आपको अवेयर करूंगा कि ये बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। इन बातों को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है बच्चों। जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, उन बातों को आपको हल्के में नहीं लेना है किसी भी प्रकार की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी सारी चीजें आपके टिप्स पे होंगी इस लेक्चर के बाद। आगे बात समझ में, चलिए आज मैं आपसे पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे बात करूंगा। देखो, हाउ टू सॉल्व द पेपर एम सीआरई। जो बच्चे एम सीआरई का एग्जाम दे रहे हैं वो बड़े ध्यान से सुनेंगे इस बात को। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही किफायती ये वीडियो होने वाली है। देखिए, अब मैं आपसे पहले तो हम इसके क्वेश्चन पैटर्न की बात करते हैं कि कैसे आपका क्वेश्चन पैटर्न आने वाला है। ठीक है, कैसे आपको कैसे कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने समय का होगा, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज ये सभी को पता होगा लेकिन मैं आपको एक फिर भी बता देता हूँ एक बार और। सबसे पहली चीज कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं बच्चों। अगर मैं टोटल क्वेश्चंस की बात करूं, टोटल अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो कितने हैं बच्चों। हमारे जो टोटल क्वेश्चंस दे रखे हैं वो कितने हैं, वो है हमारे 100 क्वेश्चंस। कितने हैं बच्चों, 100 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है। टोटल क्वेश्चन की बात कर ली, 100 क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन कितने नंबर का है बच्चों, एक जो क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन इज इक्वल टू कितने नंबर का है, तो आपको बताना है कि सर 4 नंबर का है। कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। ठीक है, अगर मैं तीसरी बात करूं आपसे, तीसरी बात किस चीज की है कि भैया ये कितने मिनट के अंदर करने हैं 100 क्वेश्चंस को, टाइम मैनेजमेंट कितना रहेगा, तो आप सभी को पता है कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो 90 मिनट, मतलब कि 1.5 घंटे का आपके पास समय होगा। कितने घंटे का, 1.5 घंटे का आपके पास समय होगा। कितने घंटे का बच्चों, आपके पास 1.5 घंटे का समय होगा। ठीक है, ये बात आपको पता लग गई है बच्चों कि 1.5 घंटे का हमारे पास समय है, हमारे पास 100 क्वेश्चंस हैं, और एक जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर को, 4 मार्क्स जो है वो कैरी करता है। आगे बात समझ में, चलिए तीसरी बात हम करते हैं। तीसरी बात किस चीज की करते हैं, देखिए सबसे पहली चीज, आपने ये देखा कि सर हमारे एग्जाम का पैटर्न ये होता है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में सुनेंगे कि आपको जो 18 जो आपके जो 90 मिनट्स दिए गए हैं वो कैसे कैसे डिवाइड होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपको एग्जाम के अंदर, आपको एग्जाम के अंदर कितने स्लॉट दिए जाएंगे बच्चों, आपको एग्जाम के अंदर कितने स्लॉट दिए जाएंगे, आपको 5 स्लॉट दिए जाएंगे, जो जिसके अंदर प्रत्येक के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे। जिसके प्रत्येक के अंदर कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि सर 20 क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे, कि सर 20 क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं किस प्रकार से होंगे, देखिए 2 3 4 5। ठीक है, ये पांचों के पांचों आपको समझने हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि आपके पास जितने भी क्वेश्चन पेपर होगा वो आपके पास कुछ इस प्रकार से आपके पास होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। हमारे पास 5 स्लॉट होंगे, 5 स्लॉट के अकॉर्डिंग, अगर मैं आपसे 5 स्लॉट के अकॉर्डिंग बात करूं
पांच स्लॉट के अकॉर्डिंग बात करूं तो प्रत्येक जो स्लॉट होगा वो 80 मिनट कैरी करेगा। कितनी मिनट कैरी करेगा बच्चों? 18 मिनट कैरी करेगा। और कितने क्वेश्चंस होंगे कि सर 20 क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे बच्चों? 20 क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे, 18 मिनट्स के अंदर होंगे। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ए स्लॉट होगा, बी स्लॉट होगा, सी स्लॉट होगा, डी स्लॉट होगा और ई स्लॉट होगा। ठीक है। 5 स्लॉट आपको दिए जाएंगे। हर एक स्लॉट 18 मिनट्स का होगा और हर एक स्लॉट के अंदर 20 क्वेश्चंस होंगे। ध्यान रखना है इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता है तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। अब आपने ये देखा कि सर हमारे पास 20 क्वेश्चन होंगे और 18 मिनट का टाइम होगा। मतलब अगर हम मोटा मोटी मान के चलें तो प्रत्येक क्वेश्चन को 1 मिनट का समय जरूर मिल रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन को 1 मिनट का समय जरूर मिल रहा है। अब इसमें खास बात, इसमें जो जानने वाली बात है, जो ध्यान रखने वाली बात है, वो कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो जानने वाली बात है बच्चों को ये है कि आपके पास आपके लैपटॉप में आपकी स्क्रीन पर एक ही बार में एक ही जो स्लॉट है वो ओपन होगा। मतलब कि अगर आपने जैसे सपोज दैट आपके पास आप एग्जाम दे रहे हो एग्जाम हॉल के अंदर और आपके पास एक ही स्लॉट खुला है तो आप ना अगले को खोल सकते हो ना पिछले को खोल सकते हो। आगे बात समझ में कि अगर आप चाहते हो कि नहीं सर इसमें तो मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो मैं अगला स्लॉट खोल लेता हूं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। आगे बात समझ में? तो इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों कि आपके पास 18 मिनट के अंदर आपको 20 क्वेश्चन करने हैं किसी भी हालत के अंदर। ठीक है। किसी भी हालत के अंदर आपको 18 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और जैसे ही 18 मिनट होंगी आपका जो सेशन है वो लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन चालू हो जाएगा, मतलब कि अगला स्लॉट चालू हो जाएगा। फिर वही स्लॉट खत्म हो जाएगा 18 मिनट के, ऑटोमेटिक सारे काम होंगे। फिर आपका जो 18 मिनट का नेक्स्ट स्लॉट वो खत्म होते ही दूसरा स्लॉट चालू होगा, फिर उसके खत्म होते ही दूसरा स्लॉट चालू हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आपको पांचों स्लॉट को बारी बारी से दिखाया जाएगा। ठीक है। और अगर आप जैसे कि सपोज दैट आपने एक स्लॉट को लॉक कर दिया है या लॉक हो गया है तो दूसरी बार आप उसको नहीं खोल सकते हो बच्चों, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है। ये तो हमारे एग्जाम पैटर्न की बात हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन को करना है। देखो, अगर बच्चों अगर मैं सिंपल भाषा में आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में बात करूं तो हमारे पास कुछ 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। किसी भी एग्जाम में आप बैठ के देखोगे तो आपके पास 3 प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। अगर जैसे मैं पहले क्वेश्चंस की बात करता हूं, सबसे पहला पॉइंट की बात करता हूं कि एक तरह के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे देखते ही क्लिक हो जाते हैं हमारे दिमाग के अंदर कि हमने पढ़ा कि सर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं तो आपको एकदम से क्लिक होगा कि सर 206 होती हैं। कि एकदम से अंदर आपके दिमाग के अंदर आया कि सर इसका आंसर ये है। तो एक तरह के क्वेश्चंस तो ये होते हैं जो आपके वन लाइनर होते हैं या फिर हम कह सकते हैं वन लाइनर कह सकते हैं या वन क्लिक वाले होते हैं कि आपने देखा और आपने तुरंत उसका आंसर आपके दिमाग के अंदर बैठ गया। आपने देखा और तुरंत ही आपके अंदर आपके दिमाग के अंदर वो क्वेश्चन बैठ गया। ठीक है। अब दूसरे तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, दूसरे तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कौन से होते हैं देखिए। दूसरे तरीके के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमेशा बच्चों को 50-50% डाउट होता है। कैसे क्वेश्चंस होते हैं दूसरी तरीके के क्वेश्चन जिसके अंदर बच्चों को हमेशा 50-50% का डाउट होता है। मतलब आप क्या करोगे कि आपको 50-50% का क्या होगा, डाउट होगा। क्या होगा इन क्वेश्चंस के अंदर आपको 50-50% का डाउट होगा। ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। इन तीनों के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पैटर्न आता है वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आपसे दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आपने अपने जीवन में आपने अपनी नर्सिंग करियर के अंदर उसको कभी नहीं पढ़ा है। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं कि आपने अपने जीवन में आपने अपने नर्सिंग करियर के अंदर उसको नहीं पढ़ा है, वो आपके सिलेबस से बाहर है, आपके दिमाग से आउट ऑफ माइंड है। आपने उसको कभी नहीं देखा है, किसी ना टेस्ट सीरीज के अंदर देखा है और ना ही आपने अपनी बुक्स के अंदर देखा है। मतलब कि वो नर्सिंग का सवाल तो है लेकिन आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपके दिमाग से बाहर होते हैं। ठीक है। अब इसको कहते थे हम कि 100% नहीं आने वाले क्वेश्चन। ठीक है।
ठीक है, 100% नहीं आने वाले क्वेश्चन, या फिर हम कह सकते हैं आउट ऑफ माइंड। ये बात समझ गए? क्या बताया मैंने आपको कि एक तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे देखते ही क्या आ जाते हैं, हमारे दिमाग के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, एक प्रकार के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमने देखा और हमारे दिमाग के अंदर आ गया, तुरंत के तुरंत हमने उसका आंसर भी कर दिया। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। दूसरे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 50-50% मतलब कि आपने 50-50% का मतलब है कि आपने उसको 2 क्वेश्चंस को आपने क्या किया, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपने फर्स्ट वाला देखा कि आपने जो वन क्लिक वाले क्वेश्चंस हैं, आपने क्या किया, आपने सपोज दैट किसी क्वेश्चन को पढ़ा, आपने किसी क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग के अंदर आंसर आ गया। ठीक है, 2 तरीके की कहानी होती है इसके अंदर, 2 तरीके के बच्चे 2 तरीके की कहानी करते हैं। देखो, आपने एक बार में क्वेश्चन पढ़ा और एक ही बार में आपको आंसर आ गया। एक ही बार में आपको आंसर आ गया, ठीक है? आंसर जो है वो एक ही बार के अंदर आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपने वो कहीं न कहीं उस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है, ठीक है? आपने फिर दूसरे ऑप्शंस पढ़ के आपने उसी क्वेश्चन के दूसरे ऑप्शंस पढ़े, सपोज़ दैट आपने क्वेश्चन पढ़ा उसका ए ऑप्शन पढ़ा, आपको तो पता लग गया कि यही आंसर होगा। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक हो गया कि ये आंसर है। ठीक है? अब उस आंसर को आप ढूँढोगे, तो इसका मतलब आपने कर दिया वो। इसका मतलब आपका कहीं न कहीं आपने पढ़ा है, कहीं न कहीं आपने देखा है, तभी तो वो आपके दिमाग के अंदर स्ट्राइक हुआ है, क्योंकि आपका दिमाग एक मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड के अंदर जो चीज़ें सेव हमने करी हैं, वही सेव होती हैं, वही रिकॉल होती हैं, वही निकल के बाहर आती हैं। हमारे दिमाग के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जो हमारे दिमाग में नहीं हो, जो हमारे दिमाग के आउट ऑफ हो और वो हमें याद आ जाए, ऐसा नहीं होता है बच्चों। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब आप बचपन में होते हैं तो आप क्या फ्यूचर की बात देख सकते हैं क्या? अब जो सिचुएशन में है, अब हमारे पास्ट को ही तो हम याद कर सकते हैं, फ्यूचर को नहीं कर सकते ना। तो अगर दिमाग अगर एक्चुअल में होता, तो फ्यूचर की बात भी हम देख सकते थे। समझ रहे हो किसी बात को? तो हम फ्यूचर की चीज़ें नहीं देख सकते, हम सिर्फ पास्ट देख सकते हैं और पास्ट क्या मेमोरी कार्ड भी क्या दिखता है, जो आपने चीज़ें रिकॉल करी हैं, आपने भरी हैं उसके अंदर, वही आप चीज़ें देख सकते हो। अब 25 साल, 26 साल तक हमारे अंदर जो चीज़ें भर गई हैं, हम उसी को ही रिकॉल कर सकते हैं। आगे बात समझ में, तो किसी भी क्वेश्चन को आपको अगर 1 क्लिक आ रहा है, तो इसका मतलब आपने कहीं पढ़ा है, उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मुँह पे, आपकी ज़ुबान पे अगर एक ही बार में क्वेश्चन आ गया, तो इसका मतलब 100% मुझे तो वही करना है, चेंज नहीं करना है किसी भी कंडीशन के अंदर। अगर आपने चेंज किया, तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा बच्चों। इस बात को गाँठ बाँध लेना कि मुझे तो जो मेरे अंदर दिमाग में आया, मैंने वही करना है, चाहे मेरा पेपर क्लियर हो या ना हो। ठीक है बच्चों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, वन क्लिक वाले क्वेश्चंस के अंदर कि आपने दूसरे बच्चे इस तरीके के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ा, आपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ा, क्वेश्चन आपने आपके दिमाग में आंसर भी आ गया, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, चारों ऑप्शंस को पढ़ के उसमें खो जाएँगे। क्योंकि एग्ज़ामिनर क्या काम करता है, हमें खो जाने का काम ही ऐसे ऐसे काम ही करता है जैसे हम खो जाएँ। ठीक है? ऐसे ही ऑप्शंस देगा वो, जैसे कि हम इसमें क्या हो जाएँ, घनचक्री हो जाएँ, कन्फ्यूज़ हो जाएँ। ठीक है? तो आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर आपने अपना आंसर चेंज किया, आपके दिमाग में सपोज़ दैट 206 हड्डियाँ आ चुकी हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन आंसर पढ़ के 208 हड्डियों पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, तो 100% आपका जो सवाल है वो गलत हुआ या नहीं हुआ? कि सर बिल्कुल 100% हमारा सवाल जो है वो गलत हो गया। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, कभी भी एग्ज़ाम में जब बैठते हो तो बिल्कुल लोड लेके नहीं बैठना है, एकदम शांत माहौल से बैठना है। एकदम शांत माहौल से बैठना है, शांति से बैठना है, किसी से लड़ाई-झगड़े करने का कोई काम नहीं है कि सर मेरी सीट खराब है, तो मैं इसको ले लिया और ये है, फलाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई चेयर में, आपकी कोई इंस्ट्रूमेंट में, आपके कोई कंप्यूटर में अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, तो आप उसको पहले ही जाके बता दें। ठीक है? आप उसको पहले ही जाके बता दें कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, आप इसका सॉल्यूशन करिए। ठीक है? अगर आपके अच्छे से आपको वो टेबल जहाँ पे आप बैठोगे, वहाँ पे आपको चीटिंग का कोई मटेरियल तो छुपा नहीं है, कोई पेपर तो वहाँ पे छुपा नहीं है, आप उसको पहले ही जाके निकाल दो, ताकि जब भी कोई फ्लाइंग आती है, तो आपके फँसने के चांसेस जो हैं, वो कम हो जाएँ। काफ़ी बच्चे इस चीज़ के शिकार हो चुके हैं कि ऑलरेडी वहाँ पे किसी ने पर्ची छुपा के रखी थी और जब फ्लाइंग आई, तो आप फँस गए, क्योंकि फ्लाइंग को क्या पता कि किसने रखी है, वो तो आपको समझेगी। इसीलिए आपको ये काम भी ज़रूर देखना है
आगे बात समझ में, हमेशा टाइम से पहले पहुंचे, तभी तो कहते हैं कि आपको हमेशा एग्जाम हॉल में टाइम से पहले पहुंचना चाहिए, ना कि लेट पहुंचना चाहिए। आगे मेरी बात समझ में, चलिए। और हमेशा ध्यान रखना कि वन क्लिक वाले क्वेश्चंस को हमेशा प्रायोरिटी देना, हमेशा प्रायोरिटी देना। दूसरे क्वेश्चंस कौन से होते हैं बच्चों? दूसरे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आप क्या करते हो, 50% के अंदर डाउट रहते हो। मतलब कि आपने क्या किया है, आपने चार ऑप्शंस में से ए बी सी और डी, आपने चार ऑप्शंस में से क्या कर दिया है, आपने चार ऑप्शंस में से क्या कर दिया है कि भैया ए तो आपने बिल्कुल भी करेक्ट कर दिया है और बी भी आपने बिल्कुल निकाल दिया है। मतलब आपको सी और डी के अंदर क्या है बच्चों, आपको सी और डी के अंदर डाउट है, आपको डाउट लग रहा है सी या डी में से। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं 50-50% वाले क्वेश्चंस, मतलब कि इनको आपको हमेशा ही करना ही है। आप इसके अंदर दिमाग लगाएं और इसको करें। तीसरे क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास कि हमारे आउट ऑफ माइंड वाले होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? आउट ऑफ माइंड वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको किसी भी कीमत पे नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करवाते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये छोड़ने के लिए होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास 10 से 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे, आप उनको कर नहीं सकते। अगर आपने करे तो आप सिलेक्शन के दायरे से बाहर चले जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा दिमाग का यूज करना है। जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा करके नहीं जाएं, अपने माँ बाप के पैर छू के जाएं, कुछ दही चीनी या मीठा खा के जाएं, ताकि आपका दिन जो है वो शुभ हो जाए। ठीक है, आगे बात समझ में, चलिए। ये चीजें, तीनों चीजें आपने समझी कि क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसा अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब इन तीनों चीजों में से आपको क्या करना है, सिर्फ दो ही तरीके के सिर्फ दो ही तरीके वाले क्वेश्चंस को हल करना है। आपको बात समझ में आई? आपने देखा कि मेरे पास 20 मिनट के 20 क्वेश्चंस हैं, कितने मिनट में है सर? 18 मिनट के अंदर मुझे 20 क्वेश्चंस को करना है। अब आपके पास 18 मिनट, लोगों के पास 18 मिनट भी कम पड़ जाती है, लेकिन उनको 20 मिनट तक 20 क्वेश्चंस को पढ़ भी नहीं पाते हैं। उनका कारण क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास बच्चे होते हैं, हमारे पास दो तरह के बच्चे होते हैं। ठीक है, एक होते हैं जिनके पास थोड़ी सी टेक्नोलॉजी है, या फिर वो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो स्मार्ट हैं। ठीक है, एक बच्चा है और एक बी बच्चा है। ठीक है, एक बच्चा वो है कि जो उसने क्या किया है एक बच्चा वो है जिसने क्या किया है कि 18 मिनट के अंदर उसको 20 क्वेश्चन करने हैं। तो 20 क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चे वो होते हैं कि पहला क्वेश्चन किया, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ेगा, चाहे वो 4 लाइन का हो चाहे 5 लाइन का हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 4 लाइन वाला क्वेश्चन पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए, तो ही आपको करना है। और मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मैं बी वाला बच्चा हूं। मैं हमेशा एक क्वेश्चन को, अगर मेरा 5 लाइन का क्वेश्चन है तो मैं उसको नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैं उसको पढ़ूंगा ही नहीं, मैं उसको स्किप कर दूंगा। मैं सबसे पहले क्वेश्चंस करूंगा वन लाइनर वाले, मैं सबसे पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा वन लाइनर वाले, क्योंकि वो तो इजीली पढ़ने में आ जाएंगे। भैया वो तो हमें इजीली पढ़ने में आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे कि सर आप उनको एक लाइन के अंदर ही पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, उसका आंसर कर सकते हो इजी वे में। ठीक है, जस्ट सेकंड्स के अंदर आप उसको पढ़ सकते हो, 1-2 सेकंड्स के अंदर ही। ठीक है, अगर आपके पास कोई लेंथी क्वेश्चन आ गया, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो आपका टाइम कम से कम 2 से 5 मिनट आपके उसके अंदर खराब हो जाने हैं। तो हमेशा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको क्या रखना है, वन लाइनर क्वेश्चंस को रखना है। नेक्स्ट सेकंड लाइन देख लीजिए आप, अगर किसी पेपर के अंदर एक लाइन है, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एक लाइन है तो उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, अगर किसी के अंदर 2 लाइन है तो हम उसको सेकंड देंगे, किसी के अंदर थर्ड है, 3 है तो 3 प्रायोरिटी देंगे, 4 है तो फोर्थ प्रायोरिटी देंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस, इस तरीके से आपको अपनाना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, इस तरीके से जब तक अपनाओगे नहीं तब तक पता नहीं लगेगा, तब तक आपको पता नहीं लगेगा, आप ऐसे ही जूझते रहोगे। आगे बात समझ में, तो आपको जूझना नहीं है, आपको किसी भी चीज से जूझना नहीं है, मेंटल प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, मस्त रहना है अपने एग्जाम में, अपने एग्जाम के अंदर मस्त रहना है। ठीक है, एकदम फ्री माइंड से रहना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सही कर पाओ। आगे बात समझ में। अब बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि सपोज दैट किसी बंदे ने सीएचएन कमजोर है, किसी बंदे की सीएचएन कमजोर है। ठीक है, इस बात को समझ लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति की सीएचएन
कमजोर है। अगर किसी व्यक्ति की क्या है बच्चों, सीएचएन की, भैया सीएचएन उसकी क्या है, कमजोर है। अब उसकी सीएचएन तो कमजोर है, ये बात मुझे पता लग गई है। लेकिन आपने क्या किया, उसने जैसे ही पेपर खोला, सीएचएन के सारे क्वेश्चंस उसको भर दिए। उसका तो क्या हो जाएगा, मूड ऑफ हो जाएगा। भाई जिस बंदे की सीएचएन खराब है, उसको सीएचएन नहीं आती है, उसने नहीं पढ़ी है, अगर वो पहला क्वेश्चन या पहले 10 क्वेश्चन सीएचएन से देख लेगा तो उसका तो मूड खराब हो जाएगा। होगा या नहीं होगा कि सर बिल्कुल हो जाएगा। तो भैया इस बात को समझना, आपको अगर आपने शुरुआती के दौर में ही मूड खराब कर लिया तो जो आगे के जो 90 क्वेश्चंस होंगे आपके वो भी खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए ये गड़बड़ नहीं करनी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तभी तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको घबराना नहीं है क्वेश्चंस को देख के। कहीं आप अपने ओबीसी के क्वेश्चंस को देख के खुश भी हो जाओगे और मजा आ गया, अब तो मेरी ओबीसी तो बिल्कुल टाइट है, तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, मैं पूरे क्वेश्चंस कर दूंगा। अब ऐसा तो नहीं होगा ना प्यारे बच्चों की सारे क्वेश्चन सीएचएन के आ जाए या सारे क्वेश्चन ओबीसी के आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो पूरी चीजें एकदम मिक्स टाइप में होंगी, तो आपका सिलेक्शन 10 क्वेश्चन से तय नहीं होता है। आपका जो सिलेक्शन है 10 क्वेश्चन से क्या नहीं होगा, तय नहीं होगा बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन ठीक है, मूड खराब करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप मूड खराब करोगे तो जो आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस होंगे उनको भी आप गलत करके आ जाओगे, और आपका जो साल है वो वेस्ट हो जाएगा। आप जो है, जो सरकारी नौकरी है उससे वंचित रह जाओगे। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। आगे बात समझ में, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आप ये सभी को ये भी पता होगा कि हमारे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं, उनको कितने मार्क्स चाहिए कि सर 40% क्वालिफिकेशन के लिए, मतलब क्वालीफाई होने के लिए आपको 40% तक मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर आप ओबीसी से हो तो आपको ओबीसी के लिए 35% तक मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर आप एससी या एसटी से हो या पीडब्ल्यूडी से हो तो आपको 30% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप इतने नंबर लाते हो तो आप क्या हो जाओगे, क्वालिफाई कर दिए जाओगे किसके अंदर बच्चों, एम्स सीआरई के अंदर आप क्वालिफाई कर दिए जाओगे। क्या मेरी बात यहाँ तक की समझ में आ गई है प्यारे बच्चों? ठीक है, अब आपको एग्जाम से पहले करना क्या है, एग्जाम से पहले आपको क्या लेनी है, जैसे सपोज दैट आपकी 26 तारीख को एग्जाम है, आपकी एग्जाम जो है वो 26 फैब, ठीक है, आपकी एग्जाम जो है वो 26 फैब की है। ठीक है, आपकी एग्जाम जो है वो 26 फैब की है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सिंपल सी गणित है। काफी बच्चे क्या करेंगे कि 25 फैब की रात तक पढ़ेंगे, रात तक पढ़ाई करेंगे, मतलब कि स्टडी करेंगे, और वो लगभग 12 बजे के समथिंग सो जाएंगे। ठीक है, 12 बजे 2 बजे सो जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं करना है, मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको 24 तक पढ़ना है, जितना भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको इस टाइम पे रिवीजन की बात करूं तो आपको सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो आपने पढ़ रखी हैं। नया पढ़ने की कोशिश मत करना बच्चों, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, नया पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप रह जाओगे। ठीक है, आप उन्हीं चीजों को रिकॉल करें बार बार जो आपने पढ़ रखी हैं, ताकि आप उनमें अच्छा कर पाओ, ताकि उनमें कोई मलाल ना रहे कि मैंने ये चीज पढ़ी थी लेकिन मेरा फिर भी क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, ऐसा आपके साथ ना हो। 26 फैब को आप रात को बढ़िया सो जाओ। ठीक है, 25 की मॉर्निंग तक पढ़ लो, मतलब कह सकते हैं कि इवनिंग में या पूरा दिन तक आप पढ़ो। ठीक है, 20 मतलब 25 के दिन पूरा पढ़ो, लेकिन आपको 8 बजे सो जाना है, 8 o'clock, मतलब कि आपको जैसे 8 से 10 बजे के बीच में सो जाना है और फुल नींद लेनी है। क्या लेनी है, फुल नींद लेनी है, ताकि आप जब भी 26 तारीख को मॉर्निंग के अंदर जब भी एग्जाम देने जाओ तो उसके अंदर आपको नींद का जो हम कह सकते हैं नींद का झोंका जो है वो आपको महसूस ना हो। अगर आपको नींद आ गई तो इसका मतलब 1.5 घंटे आपके सफाया हो जाएंगे। आपने कितनी भी मेहनत करी हो, आपने कितनी भी मेहनत करी हो, वो क्या हो जाएंगे, सब कुछ जाया हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे को 21st की नींद, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना बच्चों, जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे होंगे, उनको क्या होगा कि 25 की रात को नींद ही नहीं आएगी। काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको नींद नहीं आती है, मुझे पता है ना, जैसे मुझे भी नहीं आती थी बच्चों। मेरे रात को मेरे दिमाग के अंदर क्वेश्चंस चलते थे, जब मैं क्वेश्चन देखता था मुझे नहीं आता था मेरे दिमाग के अंदर, तो मैं उसको रात को खड़ा होके, सोता-सोता खड़ा होके और उनको देखता था। ठीक है? तो इस तरीके से आपके अंदर होना चाहिए। रात को आपको
सपोज दैट कि रात को नींद नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा लगता है कि हेडेक हो रहा है, नींद की वजह से नींद नहीं आ रही, तो आप एक पीसीएम खा के सो जाना 500 एमजी की। 500 एमजी की पीसीएम खा के सो जाना, मस्त नींद आएगी। ठीक है, 500 एमजी की एक नींद से, एक गोली से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी सरकारी नौकरी जरूर लग सकती है। क्योंकि मैंने भी सेम ऐसा ही पैटर्न अपनाया था। मैंने भी सेम ऐसा ही पैटर्न अपनाया था, क्योंकि मुझे भी नींद नहीं आती थी। अपने रातों के अंदर मैं बहुत परेशान रहता था, नींद नहीं आती थी, हालांकि सर भी दुखता था, लेकिन मैंने फिर लास्ट में क्या किया, एक पीसीएम खाई, उसकी नशे से बिल्कुल मुझे नींद आ गई है और मेरा दर्द भी कम हो गया है। और सुबह जब उठा तो एकदम फ्रेश माइंड से उठा, और जब फ्रेश माइंड से उठा तो मैंने फ्रेश तरीके से पेपर दिया, और पेपर देने के बाद नतीजा आपके सामने है। आगे बात समझ में? तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लोड नहीं लेना है, अपने माँ बाप का स्मरण करना है, अपने ईश्वर का स्मरण करना है और एग्जाम को देने जाना है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे सपोर्टेड नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, 9057064291। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल करें, मैसेज करें, ताकि आपका जो डाउट है वो सॉल्व कर दिया जाए। आगे बात समझ में? दूसरी चीज, अगर आपको व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ना है, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी हैं, आप उनके साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। वहां पे क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व किए जाते हैं। आगे बात समझ में? तो ये हमारी पूरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, आपको कौन सा पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है। आप सभी को पता है कि एमसीआरई का जो एग्जाम है, टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, और इसके अंदर नेगेटिव जो मार्किंग रहने वाली है वो 1/4 रहने वाली है। मतलब आप 4 क्वेश्चंस को गलत करोगे तो एक क्वेश्चन आपका सही जो है वो गलत हो जाएगा, और ये नॉर्थ के अंदर 1/3 आती है, तो मतलब नॉर्थ जो है वो टफ है, और जो हमारा सीआरई है वो इजी है। आई मेरी बात समझ में? दूसरी खास बात, इस पेपर का जो मीडियम होगा ना बच्चों, इस पेपर का जो मीडियम होगा वो लेवल जो होगा वो कैसा होगा, मीडियम होगा। बहुत ज्यादा नॉर्थ के लेवल से नहीं आएगा। नॉर्थ का लेवल का जो पेपर है वो नहीं आएगा ये। ठीक है, जैसे आरआरबी का पेपर होता है, एसआईसी का पेपर होता है, उस हिसाब से ये पेपर आने वाला है। आई मेरी बात समझ में? क्या मेरी बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? किसी भी प्रकार का कोई डाउट यहाँ तक की क्लास के अंदर? अगर नहीं है तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर क्लास सबको पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान ज्ञान जो होता है ना बच्चों, वो बांटने से बढ़ता है। ज्ञान जो होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप ज्ञान नहीं बांटोगे तो आप भी इस चीज में, अगर आप ऐसा सोचते हो अपने दोस्तों के प्रति कि नहीं इस चीज को तो मैं ही देख के और मैं ही पास हो जाता हूँ, दोस्तों को क्या शेयर करना, तो ऐसा करने से आप कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान करवा रहे हो, कहीं ना कहीं अपना ही जो है फायदा जो है वो आप खो रहे हो, क्योंकि ऊपर वाला सबके साथ देखता है। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लोड लेने की जरूरत नहीं है। क्लास पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करें, और पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। ऑल द बेस्ट फॉर सीआरई एस्पिरेंट्स।